नमस्कार दोस्तों, केस बुक में आप सबका स्वागत है। आज का केस सुनकर आपको पता लगेगा कि पुलिस कर्मचारी तो बूढ़े हो सकते हैं अपनी उम्र के साथ, लेकिन कानून कभी बूढ़ा नहीं होता। और यह सब मैं क्यों कह रही हूँ, आपको यह केस सुनकर ही पता लगेगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं अपनी आज की केस बुक के पहले केस की। तो दोस्तों, बात ऐसी है, इस कहानी में कातिल एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 जिंदगियों को एक झटके में तमाम कर देता है। दोस्तों, ये कहानी है केरल के कोल्लम जिले की, जिसमें रजनी नाम की एक महिला रहती थी। रजनी के पड़ोस में ही एक जवान हट्टा कट्टा नौजवान रहता था, जो कि रजनी को पसंद करता था। अब धीरे धीरे बात जान पहचान में बढ़ी, जान पहचान से दोस्ती हुई और फिर दोस्ती से यह चीज प्रेम प्रसंग में बदल गई। और इसी दौरान उस नौजवान की नौकरी भारतीय सेवा में लग गई। अब भारतीय सेवा ज्वाइन करने के बाद उसकी जो पोस्टिंग थी वह पठानकोट के कैंप में हुई। इसी बीच जब वह पठानकोट में तैनात था तो पता लगता है कि रजनी प्रेग्नेंट हो गई है, और शादी तो अभी तक हुई नहीं थी। अब जब प्रेग्नेंट हुई तो जाहिर सी बात है कि परिवार के लोग क्या कहेंगे, आज पड़ोस क्या कहेंगे। अब इसी बात की चिंता करते हुए रजनी ने दिबल को बताया कि अब मैं प्रेग्नेंट हूँ तो हमें जल्दी से ही शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन जैसे ही दिबल ने यह बात सुनी तो उसका एक नया ही रूप, एक नया ही चरित्र सामने आया और रजनी से बोला, देखो अभी हम शादी नहीं करेंगे, तुम वहां किसी डॉक्टर के पास जाकर बच्चा गिरवा दो, यानी कि अबॉर्शन करवा लो। अब रजनी को यह सुनकर बहुत अजीब सा लग रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह जिसे तन मन से चाहती है, प्यार करती है, वह इस तरह की बात कैसे कर सकता है। अबॉर्शन की बात पर दोनों में कहा सुनी हो जाती है और रजनी का कहना था कि वह कभी भी अबॉर्शन नहीं करवाएगी, क्योंकि उसे वह दिबल के प्यार की निशानी मानती है। और फिर यह बात रजनी ने अपनी माँ से की। फिर उनकी माँ का भाई रजनी पर दबाव था कि लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या रहेगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बिता गया और अब 9 महीने पूरे हो चुके थे और डिलीवरी का टाइम आ गया, लेकिन रजनी ने भी समाज की बदनामी के डर से अपना मोहल्ला और शहर छोड़कर त्रिवेंद्रमपुरम में जाकर एक अस्पताल में दाखिल हो गई। तो जो कि अब डिलीवरी डेट आ ही गई थी, तो फिर रजनी अपनी माँ के साथ अस्पताल में थी। तो इस दौरान डॉक्टर से बात करके पता चलता है कि बहुत संभव है कि रजनी की डिलीवरी सर्जरी से होगी या फिर नॉर्मल भी हो सकती है। अब क्योंकि अगर उसकी सर्जरी होती है तो उसको खून की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस दौरान एक नौजवान आदमी उनके पास आता है और कहता है कि जैसा मैंने सुना है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि हो सकता है इनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर सर्जरी होती है तो इनको खून की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर ऐसी कोई ज़रूरत होगी तो मैं इनका खून देने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर रजनी और रजनी की माँ को थोड़ा दिलासा होता है कि चलो, उनके अलावा भी कोई ऐसा था जो इस घड़ी में उनके साथ खड़ा था। लेकिन किस्मत की बात है, जो रजनी की डिलीवरी होती है एक नॉर्मल डिलीवरी होती है, ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं। अब क्योंकि ऑपरेशन नहीं करना पड़ा तो उनको खून की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। रजनी को जुड़वा बच्चे हुए और दोनों ही लड़कियां। अब जब 2-3 दिन बाद डॉक्टर ने रजनी और उसके नवजात बच्चों को घर जाने की परमिशन दे दी। रजनी की माँ ने अब उस नौजवान को सब बातें बता दी थी कि ऐसे ऐसे इसका किसी के साथ प्यार चल रहा था और अब वह इस बच्चे को स्वीकार नहीं करना चाहता। तो उस लड़के ने बोला, आप अपने गांव वापस जाने की जगह यही त्रिवेंद्रमपुरम में एक किराए का घर ले लीजिए, थोड़ा वक्त बीते और उसके बाद आप वापस अपने गांव चले जाना। उसकी माँ तैयार हो जाती है और उसके बाद वह नौजवान, जिसे अपना नाम अनिल बताया था, वह उन लोगों को किराए के घर में ले जाता है और वक्त बिता जाता है। और अब यह दिन था 10 फरवरी 2006। अब रजनी के घर एक आदमी दस्तक देता है दरवाजे पर। रजनी की माँ दरवाजा खोलती है और देखती है कि सामने रजनी का प्रेमी दिब्बल खड़ा हुआ है। इतना देखकर रजनी बहुत खुश होती है और उसको लगता है कि शायद अब दिब्बल का हृदय परिवर्तन हो गया है। तो दिब्बल रजनी की माँ को किसी बहाने से घर से बाहर भेज देता है और अब घर में सिर्फ रजनी और उसकी 15 दिन की 2 मासूम जुड़वा बेटियां ही थीं। और वक्त तकरीबन दोपहर के 4 बजे का होगा। तो रजनी की माँ जब वापस लौट के आती है तो क्या देखती है कि रजनी की लाश खून से लथपथ पड़ी हुई है और साथ में ही उनकी 2 मासूम बच्चियों को गला काटकर मार डाला गया है। और इतना देखते ही रजनी की माँ शोर मचाती है, चिल्लाती है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। रजनी की माँ की चीखें सुनकर आस पड़ोस के लोग पहुंचते हैं और पुलिस को खबर कर देते हैं। जब पुलिस आती है तो पुलिस को पता लगता है कि इस घर में कोई आदमी मोटरसाइकिल से आया था और किसी पड़ोसी ने उसे मोटरसाइकिल का नंबर लिखकर रख लिया था। जब पुलिस को उस मोटरसाइकिल के नंबर के बारे में छानबीन करती है तो पता चलता है कि वह नंबर किसी राजेश कुमार के नाम से रजिस्टर्ड था।
और जब माँ को होश आता है तो बताती है पुलिस को कि आज ही रजनी का प्रेमी आया था जिसका नाम दिबल है। और उधर पुलिस को 4 दिन में पता चलता है कि जिस राजेश कुमार की वह मोटरसाइकिल है वह भी एक भारतीय सैनिक है। यानी दिबल और राजेश दोनों ही आर्मी में थे। और अब पुलिस की छानबीन का दायरा भी बढ़ जाता है। तो फिर पुलिस को पता लगता है कि ये दोनों ही पठानकोट कैंप में अपनी सर्विस दे रहे थे। और जब पुलिस इसके बारे में पठानकोट कैंप में पता करती है तो पता लगता है कि राजेश और दिबल दोनों ही बिना बताए कैंप से जा चुके थे। अब इसी तरह पुलिस कभी उनके रिश्तेदारों के घर, कभी इस शहर, कभी उस शहर उनकी छानबीन में लगी रहती है। लेकिन करते करते वक्त बीत गया और इस छानबीन को तकरीबन 4 साल हो जाते हैं। 2010 में केरल की पुलिस ने यह केस सीबीआई को सौंप दिया। और सीबीआई द्वारा जब रजनी से बयान लेती है तो सीबीआई को एक जानकारी मिलती है कि रजनी ने जब 2 बच्चियों को जन्म दिया उसके 2-3 दिन बाद ही रजनी ने महिला आयोग को एक एप्लीकेशन लिखी जिसमें उसने अपने प्रेमी दिबल का पूरा ब्यूरो, उसके काम की जगह, उसकी पोजीशन और सारी जानकारियां उसने उस एप्लीकेशन में लिखी। और एप्लीकेशन में उसने लिखा कि मेरी इन 2 बच्चियों का जो पिता है वह दिबल है, तो मैं चाहती हूँ कि दिबल का डीएनए टेस्ट किया जाए और उससे मेरी शादी की जाए। तो यह बात है तकरीबन 10 फरवरी से 1 हफ्ता पहले की, जिस दिन उसका और उसकी दोनों बच्चों का कत्ल होता है। अब इंडियन आर्मी भी, केरल पुलिस भी और सीबीआई भी राजेश और दिबल को ढूंढने में लग जाती है। धीरे धीरे वक्त बिता जाता है लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाता। तो ठीक 14 साल बाद अचानक केरल पुलिस ने अपना एक नया डिपार्टमेंट खोला था और अपने उस डिपार्टमेंट में उन्होंने टेक्निकल सर्वेलेंस के जरिए अपने पुराने अनसुलझे केसों को टटोलना शुरू कर दिया। तो इसी तरह केरल के डीजीपी के पास रजनी के मर्डर का केस सामने आया। उन्होंने देखा, फाइल पड़ी थी तो पता लगा कि यह केस तो सीबीआई को सौंप दिया गया था। तो फिर भी उन्होंने इस केस में अपनी दिलचस्पी दिखाई और यह भी पता था कि कातिल अभी तक पकड़ा नहीं गया। लेकिन डीजीपी साहब ने अपनी टेक्निकल टीम को बुलाया। अब क्योंकि टेक्निकल विंग अभी नया नया ही था तो उनके पास जो भी सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी थी एकदम लेटेस्ट वाली थी। केरल पुलिस के पास अब केवल राजेश और दिबल की 20 साल पुरानी फोटो ही थी, क्योंकि पूरी केस की जानकारी तो अब सीबीआई के पास जा चुकी थी। तो उन्होंने बस इन फोटो के आधार पर अपनी टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उन फोटो का मिलान करना शुरू कर दिया। शुरू में तो उनको कुछ खास सफलता हासिल नहीं हुई, क्योंकि कभी कोई फोटो 10% मैच करती थी, कभी 20% मैच करती थी, तो वह सब सिर्फ वक्त बर्बाद करने जैसा ही था। लेकिन अभी यह दिसंबर की ही बात है, 2024 की बात ज्यादा पुरानी नहीं है। तो उनको एक ऐसी तस्वीर मिली जो कि 90% से ज्यादा मैच कर रही थी। तो डीजीपी साहब ने अपनी टीम को तुरंत उसे सोशल मीडिया की प्रोफाइल को चेक करके और उसे आदमी तक पहुंचाने के लिए ऑन ऑर्डर दे दिए। और वह जो प्रोफाइल मैच हुई थी वह हुई पांडिचेरी में रहने वाले प्रवीण कुमार के नाम से। अब ये लोग तो ढूंढ रहे थे राजेश कुमार और दिबल को, लेकिन फिर भी पुलिस ने बिना वक्त बर्बाद किया उसे प्रवीण कुमार के घर की गुप्त रूप से पहरा लगा दिया। और उस दिन जब एक आदमी घर से बाहर निकला तो सादी वर्दी में पुलिस वाले ने आवाज दी राजेश के नाम से। तो वह प्रवीण, जो कि उसका नकली नाम था, असल में वह राजेश ही था। और जब उसने पुलिस की तरफ मुड़ के देखा तो पुलिस को यकीन हो गया कि यही राजेश है। लेकिन अभी भी पुलिस को उस मर्डर केस के असली कातिल की तलाश थी, जिसका नाम था दिबल। जब पुलिस ने राजेश को गिरफ्तार कर लिया तो फिर उनको दिबल तक पहुंचने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगा और अब राजेश और दिबल दोनों ही पुलिस की गिरफ्त में हैं। अब देखिए किस तरीके से उन्होंने अपनी सारी पहचान बदलकर, नाम और निशान बदलकर, शहर बदलकर कुछ भी कर लिया ताकि उन्हें पुलिस पकड़ ना पाए। लेकिन याद रखिए, अगर पूरी डेडिकेशन और निष्ठा के साथ अगर पुलिस किसी काम के पीछे पड़ जाए तो मुमकिन नहीं कि वह काम अधूरा रह जाए। आप सबको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।